का एक बार फिर स्वागत है। आज कोई दिन नहीं जाता जब सुबह जब नींद खुलती हो फोन से और फोन पे खबर कोई ऐसी हो कि साहब मुझे बेड दिलवा दीजिए। और आज तो इंतहा थी। बात दरअसल ये थी कि उधर से कोई अपरिचित आवाज थी, फोन नंबर मेरा ही था। बोले आप भैया जी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ, LNJP अस्पताल से बोल रही हूँ। अगर आपको मौत देखनी हो कैसे आती है तो आइए यहाँ देख जाइए। ना तो कोई मौत दिखाता है और ना कोई मौत देखना चाहेगा। जीवन की सबसे दुखद चीज होगी जो शायद कभी किसी के सामने से गुजरे। लेकिन फोन कॉलर जो था उसने यही बात की। मैंने कहा कि ठीक है फोन रखिए, मैं करता हूं, कुछ बात करता हूं। बोले कैमरा लेके आइए। बहरहाल मैंने आज उनका फोन नंबर अपने प्रोड्यूसर को दिया है। अभी कुछ देर पहले मेरे प्रोड्यूसर ने उनसे बात की है। कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। माँ सीरियस है उनकी। उसके बाद दूसरा फोन आता है लखनऊ से। भैया जी किसी तरह से बेड दिलवा दीजिए, कुछ घंटे बचे हैं, किसी तरह से बेड दिलवा दीजिए। कोशिश की जाती है लेकिन उसके बाद उधर से आवाज आती है। जब बेड मिल जाता है तो आवाज उधर से आती है कि जीवन नहीं रहा। 41 साल की उम्र थी महज। यह है हकीकत। और जब दिन चढ़ता है तो खबर यह है कि 24 लोगों की कर्नाटका में ऑक्सीजन ना मिलने से डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। ये पूरे देश में कमोबेश यही हालत है। मैंने लखनऊ, दिल्ली, कर्नाटक का आपको सिर्फ महज एक उदाहरण दिया है। सच तो यह है कि कहीं भी कोई अच्छी खबर मेरे पास नहीं है जो हम आपसे शेयर कर सके। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला चलना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे, अपडेट करेंगे पहले कि लेंगे कि आज क्या है सुप्रीम कोर्ट में। जहां तक सवाल है वो इस बात को लेकर है कि जहां तक टीकाकरण है उसको लेकर है, ऑक्सीजन को लेकर बात है। और अगर हाई कोर्ट की बात है तो दिल्ली में बेड को लेकर और ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर मुद्दा है। आनंद हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आनंद, आप तो बेहद संवेदनशील आदमी हैं, पर्सनली भी मैं आपको जानता हूं, लेकिन जब रिपोर्टिंग करते करते दो चार होना पड़ता है तमाम उन सवालों से जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में आजकल देख रहे हैं। आप दिल्ली में मौजूद हैं। क्या कुछ हालात हैं, क्या कोर्ट ने कहा? एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन दें, उसके बाद फिर मैं आगे अपने मेहमानों से तारुफ कराता हूं। आनंद। हाँ जी देखिए प्रतीक जी, लगातार हाईकोर्ट में जो कोरोना संकट है उसको लेकर सुनवाई चल रही है और आज भी एक अहम सुनवाई हुई है कई मसलों पे, जिसमें सबसे अहम मसला था कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने पहले दिल्ली सरकार को ये कहा था कि आप सेना आर्मी की मदद क्यों नहीं लेते हैं, उस पर आज दिल्ली सरकार ने कहा है कि हमने जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्हें चिट्ठी लिखी है कि हमें आर्मी की मदद दी जाए। और उसमें एक वकील ने ये भी कहा कि आर्मी की मदद से थोड़ी पारदर्शिता रहेगी, जो टैंकर वगैरह है उनकी कालाबाजारी नहीं होगी, उस समय पे जो ऑक्सीजन या दूसरे साजो सामान है वो मरीजों तक पहुंच पाएंगे। इसके अलावा जो एक टेस्ट आजकल काफी ज्यादा कोविड को लेके जिसकी डिमांड हो रही है, HRCT, इस टेस्ट को लेके भी केंद्र सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा, स्पष्टीकरण मांगा है कि इसके अलग अलग रेट क्यों है। क्योंकि एक जनहित याचिका लगाई गई थी कोर्ट पर, उसमें कहा गया था कि इसके रेट अलग अलग है, तो उस पर कोर्ट ने जवाब केंद्र सरकार से मांगा है। और दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में एक और अपनी जो परेशानी और विपदा है उसको जाहिर करा है कि हमारे पास बेड की तो काफी संख्या है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन नहीं, और ऑक्सीजन की कमी को कहीं ना कहीं दूर किया जाए। तो कोर्ट लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन प्रतीक जी कहीं ना कहीं कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा, जबकि एक दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, और कहीं ना कहीं कुछ देरी जरूर हुई है। चलते जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ा, और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ऑक्सीजन के मसले पर एक मत होते बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। ये जो आखिरी का सेंटेंस है आपका, यही सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऑक्सीजन के मसले पर एक मत होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे। अपने मेहमानों से हम आपका तारुफ करा दें जो आज मौजूद हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। डॉक्टर आगम वोरा चेस्ट फिजिशियन हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं उनके पास ही जाऊंगा। और हमारे साथ रेणुका अग्रवाल जी हैं जो कि समाज सेवी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर आगम वोरा, मुझे मालूम है आप बेहद आपका कीमती समय, और मुझे कुछ वक्त ही मिल पाया क्योंकि पिछले हफ्ते भी मैं ट्राई कर रहा था आपको, और मैं ये जानना चाहता हूं खास तौर से कि सिटी स्कैन को लेकर अभी एक बात आई है कि सिटी स्कैन कराना तुरंत जरूरी नहीं है। सिटी स्कैन कराएंगे तो आपको मान के चलिए चेस्ट के 300
आपने एक्सरे करा लिया, इसका मतलब एक बार सीटी स्कैन कराने जाते हैं तो इतना एक्सपोजर है कि आप 300 से 400 बार एक्सरे करा लें चेस्ट का, ये मतलब होता है। और मैं ये दूसरी बात ये जानना चाहता हूं कि खास तौर से ये जो इस वक्त जो कोरोना का ये जो स्ट्रेन है इतना ज़्यादा घातक है कि इस पर लेकर जो कहीं कुछ बात कंफ्यूजन ये आ रही है कि आफ्टर जो इफेक्ट्स हैं उसको वो ठीक हो जाते हैं, मरीज आके कोलैप्स हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन दो चीज़ों का एक प्लीज़ क्लियरिटी के साथ लोगों के सामने आ जाए, सो दैट कि फिर मैं बहस को आगे बढ़ा लूँ। डॉक्टर आगम बोरा। प्रदीप भाई, थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने वापस अपने मंच पे आने का मौका दिया और इतने सारे लोगों से जुड़ने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके दोनों प्रश्न बहुत ही वैलिड है। पहला प्रश्न आपका था क्या सीटी स्कैन जरूरी है? ट्रस्ट मी मित्रों, सीटी स्कैन जरूरी नहीं है। सीटी स्कैन अगर आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है, स्कैन करने की जरूरत नहीं है। आपको सांस में तकलीफ नहीं है, अगर आपको ज्यादा खांसी नहीं है, सीटी स्कैन इज नॉट रिक्वायर्ड। मैं मानता हूं सीटी स्कैन खाली उन मरीजों के लिए होना चाहिए कि जिनको डॉक्टर एडवाइस करे, जिनको ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जिनको खांसी बढ़ती रहे, या हम जिसको हाइपर इम्यून स्टेट या साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, जब भी हमको वो देखना है हम सीटी स्कैन करते हैं। कई बार हम सीटी स्कैन करते हैं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ वो देखने के लिए, कभी फेफड़े फट जाते हैं, हवा भर जाती, पानी भर जाता है, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन को डायग्नोस करने के लिए खाली हमें सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है। एंड प्रतीक भाई आपने एकदम सही कहा, सीटी स्कैन में रेडिएशन बहुत ज्यादा, रूटीन बेसिस पे अगर सीटी स्कैन एक आध बार किया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जो इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेस से मिलती है उसके लिए आप सीटी स्कैन करने के लिए कतई ना जाए। तो आजकल बड़ा क्रेज हो गया है लोगों में कि सीटी स्कैन करा ले, अलग अलग ब्लड टेस्ट करा ले। आई अपील टू एवरीबडी, डॉक्टर साहब मजबूरी ये आ रही है, डॉक्टर साहब मजबूरी ये आ रही है, कह रहे हैं कि साहब आरटीपीसीआर टेस्ट जो है, डॉक्टर साहब मुश्किल ये आ रही है कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो आता है 4 दिन में आ रहा है, 5 दिन में आ रहा है, और सीटी स्कैन की रिपोर्ट जल्दी आ जाती है। तो कभी कभी आरटीपीसीआर निगेटिव आता है, लेकिन ये जो स्ट्रेन है उसमें पता चलता है सीटी स्कैन में 25 में स्कोर पता चला 6 या 7 है, तो आप कह देते हैं कि कोरोना पॉजिटिव है। जी, ये भी आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये स्कोर हमको खाली कंफ्यूज करता है, तो ये स्कोर के ऊपर जाने की जरूरत नहीं। जस्ट बिकॉज आपका स्कोर 6 है कि आपका स्कोर 15 है कि आपका स्कोर 25 है, डज नॉट मीन कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है। आपका ऑक्सीजन लेवल एक ही मात्रा है और एक ही मेजर है जानने के लिए कि आपके लंग्स कितने खराब हो गए, कि कितने डैमेज हो चुके हैं। तो सीटी स्कैन हमको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आई अंडरस्टैंड आरटीपीसीआर को वक्त लगता है, लेकिन क्लिनिकली आप जज कर सकते हो, क्लिनिकली आप डॉक्टरों के कॉन्टेक्ट में रह सकते हो, क्लिनिकली टेलीमेडिसिन उनकी सलाह ले सकते हो और पता चल जाता है। तो मेरे हिसाब से सीटी स्कैन ओनली फॉर लिमिटेड फ्यू, एंड दैट टू अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया तो ही। आपका दूसरा प्रश्न था सेकंड वेव। यस, सेकंड वेव डेफिनेटली फर्स्ट वेव से डिफरेंट है, उसके प्रेजेंटेशंस डिफरेंट है। हमने 3 अलग अलग चीजें देखी है सेकंड वेव में। एक, कई बार हमने खाली कंजक्टिवाइटिस से पेशेंट को आते हुए देखा जिसकी खाली आंखें लाल है। दूसरा, कई बार मैंने ऐसे पेशेंट देखा जो खाली कमजोरी बयां करते हैं, ओनली वीकनेस, कमजोरी, प्रोस्टेट लिथार्जी, चल नहीं सकता हूं, दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। एंड तीसरा, मैं जो मैंने फर्स्ट वेव था, यंग लोग, एडल्ट्स लोग जो थे या बच्चे जो थे, उसमें ही हमने ज्यादा देखा। पहले जितनी इन्फेक्टिविटी नहीं थी, अभी एक घर में एक जन को लगा तो सारे मेंबर का कोविड पॉजिटिव आना जैसे है ही है कंफर्म, ऐसा देखा। तो ये 2-3 चीजें उसमें अलग पाई गई। एंड मोर्टेलिटी ऑफ कोर्स, मैं भी ये मानता हूं कि सेकेंड वेव में और ऑफ कोर्स मोर्टेलिटी जी, मोर्टेलिटी को लेकर का यंगस्टर्स में बड़ा हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज बड़ी वायरल हो रही है, ज्यादातर व्हाट्सएप पे आ रही है, क्योंकि हर सामग्री व्हाट्सएप पे आए तो उसको कंफर्म करना बहुत जरूरी है। और वो एक चीज ये आ रही है कि 2 एक्सरेज दिखाए जा रहे हैं। एक एक्सरे दिखाया जा रहा है कि आफ्टर वैक्सीनेशन, दो डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन के बाद चेस्ट का एक्सरे, एंड एक दिखाया जा रहा है कि ये वैक्सीनेशन नहीं लिया था और ये उसका एक्सरे। तो चेस्ट का एक्सपर्ट हैं आप, देश के जाने माने एक्सपर्ट हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आफ्टर वैक्सीनेशन वाला और बिफोर वैक्सीनेशन, उसको लेकर एक चीज जो है भ्रांति है या सही है, उसको भी क्लियर किया जाए। डॉक्टर वोरा। ये थोड़ा ऑफ कोर्स ये थोड़ा ज्यादा, लेकिन मैं ये अवश्य, अगर आपने वैक्सीन लिए हैं, अगर आपने दोनों वैक्सीन ले लिए हैं और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, मतलब जस्ट मैं खाली कलर करते जाओ और मेरा बिल्डिंग खोखला है तो काम नहीं बनता। तो अगर आपका बॉडी स्ट्रांग है, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और आपने दोनों वैक्सीन ले लिए हैं, आपके अंदर एडिक्वेट एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाते हैं। एंटीबॉडी फॉर्म होने से भी ज्यादा जरूरी कि उसके मेमोरी सेल में ये चीज जमा हो जाती है, यानी नेक्स्ट एक्सपोजर जब भी होता है वायरस का, बहुत सारी आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज बनने लगती है और वो पूरे इन्फेक्शन को कंट्रोल में रख सकती है। नाउ वैक्सीन इज नॉट 100% प्रूफ, और ये 100% उसका इलाज नहीं है, लेकिन वैक्सीन मेक्स योर
किसी ने वैक्सीन नहीं लिया, किसी ने वैक्सीन लिया है, अगर दोनों को एक सरी की बीमारी होती है, अगर दोनों की इम्यूनिटी एक सरी की है, प्रॉब्ली जिसने वैक्सीन लिया है उसको बहुत हल्का डिजीज होगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जिस तरह के एक्सरे की कंपैरिजन दी गई है वो थोड़ा, आई थिंक इट इज मोर टू एक्सप्लेन द पॉइंट, वो अपने को समझाने के लिए इस तरह का विजुअल दिया गया है, लेकिन वैसा नहीं होता। बट एंटीबॉडी फॉर्मेशन डेफिनेटली बेटर होता है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो भी आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर एक चीज देश के लिए कर सकते हैं आप, तो वैक्सीन ले। प्लीज टेक वैक्सीन एंड प्लीज आपके आज वैक्सीन लेने के लिए उत्साहित करें। डॉक्टर साहब, वो इंश्योर भी करना है कि जी, वो इंश्योर भी करना है, स्टेट्स को भी इंश्योर करना है और कि वो वैक्सीन कैसे मिले। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सवाल बहुत अहम है, हमारे सहयोगी ही हैं और आज क्योंकि आप चेस्ट से ही हैं और सारा कोरोना का आप देख रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि खांसी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन प्रतीक भाई एक चीज़ है कि डर उसके बाद, कोरोना से मैं ठीक हो गया हूं, लेकिन डर उसके बाद लग रहा है कि कोरोना का ठीक होने के बाद जिस तरह से कोलैप्स कर रहे हैं लोग, जिस तरह से, ये एक और डरावनी चीज़ सामने आ गई है। तो खांसी तो थोड़ी सी कम हुई है, कंजेशन थोड़ा सा है, लेकिन हमको एहतियात क्या रखना है, और खासतौर से वो जो क्लॉटिंग की एक समस्या जो सामने आ रही है, उसको लेकर भी एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है देश में। आप जाने माने चेस्ट फिजिशियन है, ये जानना चाहता हूँ इन दोनों चीज़ों को प्लीज़ क्लियर करिए, क्लॉटिंग को लेकर, खांसी को लेकर, और ये जो बात कही जा रही है कि आफ्टर कोरोना जो है कोलैप्स कर जाते हैं लोग। प्रतिभा, ये एक बहुत अच्छा मुद्दा आपने लिया है। करीबन 1 साल पहले हमने एक मीटिंग की थी अक्रॉस द नेशन एंड करीबन 900 डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके एक सर्वे किया था और हमने ये प्रपोज किया था कि कोविड के अंदर लोही को जाड़ा करने की या लोही को क्लॉट करने की क्षमता है और उसकी वजह कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बॉडी क्लॉट बन जाता है, जो क्लॉट बॉडी के कोई भी पार्ट में जा सकता है, वो ब्रेन में जाके लकवा मार सकता है, हार्ट में जाके हार्ट को बंद कर सकता है, लंग में जाके लंग इन्फार्क्ट कर सकता है और अलग अलग ऑर्गन में जाके वो डैमेज कर सकता है। और इसके लिए एंटीकोएगुलेशन बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये एंटीकोएगुलेशन एक डबल एजेड सॉर्ड है। अगर आप ज्यादा एंटीकोएगुलेशन दो, पेशेंट का ब्लड पतला हो जाता है और वो ब्लीडिंग चालू होने लगता है। यानी ये कोई एक्सपर्ट्स के सुपरविजन में इस तरह की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। हमने शुरुआत में ये देखा कि सबको हेपेरिन मिलना चाहिए, जिसको हम लो मोलेकुलर हेपेरिन कहते हैं, वो देने लगे। बाद में पता चला मेरा डॉक्टरों के लिए कि नर्सों के लिए टेक्निकली पॉसिबल नहीं था इन दिस कोविड टाइम्स। तो नई दवाइयां आती हैं जिसको हम नोवैक्स बोलते हैं, ये दवाइयां करीबन 4 से 6 हफ्ता तक देनी चाहिए। कल भी रात को हमने एक मीटिंग की थी, नेशनल लेवल मीटिंग की थी और कई डॉक्टरों को इस तरह की इंफॉर्मेशन दी थी कि नोवैक्स करके जो दवाइयां आती है, दवाइयां करीबन 6 हफ्ते तक मिनिमम। और कई लोग जो ओबेज है, मतलब जो जिनका वजन ज्यादा है, जिनको किडनी लीवर खराब है, जो घर पे बहुत लिमिटेड एक्टिविटी में, बहुत छोटे घरों में रहते हैं, उनको शायद ज्यादा देर तक पण देना पड़े। और ये शुड बी डन अंडर रेगुलर सुपरविजन। और सेकंड थिंग आपने बोली पोस्ट कोविड, ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जी। उसमें से एक कॉम्प्लिकेशन खांसी है, एक कॉम्प्लिकेशन पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। यानी जो हील होता है, जो बड़ा लंग में इन्वॉल्वमेंट हो गया, वो हीलिंग इज बाय फाइब्रोसिस। और वो फाइब्रोसिस कभी कभी बढ़ने लगे तो इस तरह की खांसियां होती है, लेकिन ये बहुत इजीली मैनेजेबल है। इसके बारे में कोई मन में डर ना रखें। ओनली थिंग इज गो टू योर डॉक्टर एंड कंप्लेन अबाउट इट। वी विल डू योर, वो टाइम पे आपका सीटी स्कैन शायद हम करें, वो टाइम पे आपका लंग फंक्शन शायद हम करें और आपको मेडिसिन पे रखें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स के 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीटली क्लियर हो जाता है। थैंक यू। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट था एक वो ये कि स्टेरॉइड और जहां तक ब्लड थिनर्स वाली जो मेडिसिन है, वो प्लीज अपने आप से मत लें, कतई मत लें। इसका मतलब ये नहीं, होम आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि मेडिकेशन आप खुद शुरू कर दें। और स्टेरॉइड और खासतौर से ब्लड थिनर जो दवा है, वो सुपरविजन में ही, डॉक्टर के सुपरविजन में ही दी जाएंगी या लेनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। एक कॉलर हमारे साथ अश्विन जुड़ रहे हैं, मैं उसके पास सीधे जाना चाहूंगा। अश्विन जी बताइए। नमस्कार सर। 2 मिनट आपका चाहिए। पिछले हफ्ते से जिस तरीके से मेरा परिवार, मैं जूझा हूँ, आज मैंने अपने भाई को खो दिया और एक 18 साल का लड़का, अपने पिता, 80 साल का बुजुर्ग अपने बुढ़ापे के सहारे लाठी खो दिया सर। मेरे भैया को थोड़ा सिम्टम था तो मैंने RT-PCR कराया, लेकिन पंचायत चुनाव के मतगणना के लिए इतनी भीड़ थी कि 1-2 दिन टेस्ट नहीं हो पाया। फिर किसी तरह भाग दौड़ के कराया तो उनकी रिपोर्ट 6-7 तक नहीं है। इन बीच उनकी तबीयत 2 से 3 बार खराब हुई। प्राइवेट से लेके सरकारी अस्पताल भटकता रहा, कोई RT-PCR के बिना उनको हाथ नहीं लगाता था। फिर उसके बाद मैंने स्मृति जी को ट्वीट किया, उनकी टीम ने कोऑर्डिनेट करके मदद की तो हमारा जिला अस्पताल
पे जाते हैं तो कहते हैं कि बेड नहीं, जबकि हमारे पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 82 था सर। फिर वो तिलोई भेजते हैं, तिलोई में पूनम जी रहती है, वो जैसे कुत्तों की तरह सर बदतमीजी करती है और पेशेंट को बाहर निकाल देती है। हम फिर लखनऊ किसी तरह आए सर। लखनऊ में सर 2 दिन से पूरी रात कोई ऐसा प्राइवेट, कोई ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं बचा होगा जहाँ गिड़गिड़ा के पूरा परिवार न रोया हो सर, वेंटिलेटर न मिलने की वजह से। आज एक परिवार टूट गया सर। और किसी भी हॉस्पिटल में जाए कहेंगे सीमसों का पेपर ले आइए, वहाँ के कंट्रोल रूम को फोन करिए। सर कंट्रोल रूम और पेपर के चक्कर में अगर कोई मरीज मर जाए तो इस सिस्टम को क्या मतलब है? सिस्टम हमारी सहूलियत के लिए बनाया गया था कि इसमें उलझाना। 108 पे फोन करिए तो कहते हैं कंट्रोल रूम को फोन करो, कंट्रोल रूम कहता मेरे दायरे में। तो सर आप इस सब क्या करें सर? कोविड से ज्यादा इस सिस्टम में मर जा रहे हैं हम लोग। आपसे निवेदन, आपका शो अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी देख रहे हो, प्लीज कुछ करिए। इस सिस्टम से लोग मर रहे हैं, कोरोना ज्यादा आपके इस सिस्टम से। कोई हॉस्पिटल 108 में फोन करिए वो नहीं सुनता सर, कंट्रोल रूम कहता आप वेट करिए करते सर। कल मैं एरा मेडिकल कॉलेज, TS, KGMU ऐसा कोई नहीं था जहाँ सर ना बच्चे हो। BBVIP अमेठी में सर गौरीगंज में डॉक्टर नहीं सर गिड़गिड़ा के रो रहा था, बेड नहीं दिए सर। आज खो दिया सर मैंने सब कुछ, अपना मेरा सब खत्म हो गया सर। मैं कोरोना से मालूंगी, सिस्टम से मालूंगी सर, हार गया हूँ। ऐश्वरी सर आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज माननीय मुख्यमंत्री जी से या जो भी इसके अधिकारी इस पे कुछ करे। आज मैंने खोया, कल के हजारों लोग हैं, कम से कम उनकी जान तो बच जाए सर। किसी भी बेटे किसी पिता के साया तो न उठे। सब्र रखिए अश्वनी सब्र रखिए। शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है जिनसे मैं कह सकूं और आपको सांत्वना दे सकूं। मेरे लिए एक ही सेंटेंस आपका बहुत काफी था। मालूम है आपको, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने खोया है और ये दर्द आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जिसके पैर की बेवाई फटी होती है वही जानता है दर्द क्या होता है। लेकिन आप जब ये कह रहे थे तो एक एंकर का एक इम्तिहान भी होता है, वो सारी बातें सुनता रहता है और वो अपने को अंदर जो इतना उथल पुथल होता है उसको संभालता भी रहता है, उसको पकड़ता भी रहता है। उसको मालूम है कि उसको पूरा एक अपनी पूरी जो प्रोग्राम है उसको किसी न किसी तरह संतुलित रख के उसको बात करनी है। मैं तुम्हारे पूरी बात मैंने अश्वनी सुनी तुम्हारी। मुझे इतना अंदाजा हो गया कि आप अमेठी और तिलोई के आसपास के हैं। मुझे इतना भी अंदाजा हो गया कि आप लखनऊ में आके सिस्टम से मात खा गए। और आपका एक ही वाक्य मेरे लिए बहुत काफी है, वो ये कि सर वो कोरोना से नहीं मरा, मेरा भाई कोरोना से नहीं मरा सर, मेरा भाई सिस्टम से मर गया। मेरे लिए यही इतना ही ऑपरेटिंग वर्ड काफी था। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये अल्फाज और ये सेंटिमेंट्स वो जानते हैं, भली बात परिचित हैं और ये उस सिस्टम तक जरूर पहुंचा देंगे जिसमें कंट्रोल रूम भी है, जिसमें अस्पताल की बिल्डिंग भी है, जिसमें कहने के लिए डॉक्टर भी हैं, लेकिन जहां ऑक्सीजन नहीं है, जहां दवाइयों से पहले ही आदमी दम तोड़ देता है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। मैं पूरी संवेदना है इनके साथ, सांत्वना तो मैं अभी शब्दों में क्या दूंगा। मैं खुद भी हेल्प डेस्क यहाँ पे चला रहा हूँ। मैं खुद जानता हूँ कि यह समस्या सब जगह बहुत आ रही है। हॉस्पिटल बेड्स नहीं है, बेड्स हैं तो उस पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन किसी को मिल गया तो ICU की ज़रूरत है वो नहीं है। ये समस्याएं आ रही है सडनली, जो इतना स्पर्ट हुआ है उसके कारण है। लेकिन रुचिका जी रोइए मत, रुचिका जी कतई मत रोइए, रुचिका रोइए मत, प्रोग्राम में बिल्कुल मत रोइए। बताएं क्यों? क्योंकि सूख गए हैं संवेदनाएं। मैं रोज, मैं यकीन मानिए मत रोइए, इसका कोई, मैं बता रहा हूं आपसे, रोज यही टेलीफोन बजता है। हमने तैयारी की ही नहीं थी, हमने इंतजाम किए ही नहीं थे, तो किस पे रोए और कहां रोए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जो समस्या है, किस पे रोए? जो सिस्टम और व्यवस्थाओं के जो इन्होंने बात की है, मैं प्रतीक जी इतना ही कहना चाहता हूं कि सिस्टम जो आवश्यकता और उसकी आपूर्ति के अंदर जो गैप है
उसको पाटने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी गैप्स हो रही हैं। ऑक्सीजन को लेके बेड्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन ऑक्सीजन सर आपने की सुना नहीं मात्रा। सर, अब माफी चाहूंगा, आपने शायद सुना नहीं। वो नंबर 1 है कोई, उस नंबर में जाइए, कंट्रोल रूम में आइए, कंट्रोल रूम से कागज लीजिए, कागज से अस्पताल तक जाइए। इसी बीच में मरीज की डेथ हो जाती है। हमारा जो प्रोटोकॉल कहता है इसको घर में मरीज को मेंटेन करिए, और अब जब वो 85 होती है, 85 से 65 आने में इस वक्त ऑक्सीजन की ये स्थिति है कि 1 से 2 घंटा लग जाए या 3 घंटा, दिन भी नहीं दे रहा है कोरोना आदमी को। तो स्थिति ये है, और उसमें इतने प्रोटोकॉल्स कि आप पहले कंट्रोल रूम से एक पर्ची लीजिए, पर्ची के बाद फिर आप अस्पताल जाइए, अस्पताल में फिर पहले आप ऐसे पहुंच गए तो पहले तो कंट्रोल रूम जाइए, क्योंकि कोरोना मरीज आप पहले आरटीपीसीआर टेस्ट लाइए। ये चीज जो है मुश्किल पैदा कर रही है, और इसको सरल करने की जरूरत है गोपाल जी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो मैं सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गोपाल जी कंप्लीट कर सकते हैं आप, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे प्रदेश और केंद्र सरकार ऑक्सीजन की कमी को आपूर्ति को पूरा कर देंगे हॉस्पिटल में, तो धीरे धीरे इम्प्रूव करके, मतलब धीरे मतलब इतना नहीं, जल्दी से, ताकि ऑक्सीजन बेड तो अवेलेबल है। आज प्रदेश सरकार ने पैरामेडिकल स्टूडेंट्स वगैरह को भी इनवाइट करने का प्रयास किया। जो हॉस्पिटल्स में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, केवल बेड्स के अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स का, नर्सेज का, पैरामेडिक स्टाफ का और ऑक्सीजन का, इसको जैसे इम्प्रूव करेंगे तो हॉस्पिटल्स में बेड्स की अवेलेबिलिटी, हम लोग इस पे पूरी तरह से इसका संज्ञान लिए हुए हैं, और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि सुरेंद्र राजपूत कम हो। जी, सुरेंद्र राजपूत, डॉक्टर सोनिया लाल का भी मैं स्वागत करता हूं, का मैं प्रोग्राम में शरीक हो रही है, मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया था। आपका भी स्वागत है क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो गया था। थैंक यू मैम, आप जुड़ गए हमारे साथ। सुरेंद्र राजपूत। प्रतीक भाई, सबसे पहले तो देखिए दुख का क्षण है, तो लेकिन मैं आपको बधाई दूंगा कि जिस तरीके की मानवीयता आप दिखा रहे हैं, आप और आपका चैनल बधाई का पात्र है। आंसू तो सबके सूख गए, मेरे भी सूख गए, आपके भी सूख गए, मैं भी। सर मैं सुरेंद्र राजपूत जी आज बहुत दुखी हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी सच में बहुत दुखी हूँ। वो शख्स शायद अमेठी का था, और जिस तरह से रो रहा है, अस्पताल ना बना पाए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ना बना पाए हम, और हम काहे के लिए बधाई ले लें? हमें तो डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी लाइए, उसी में मैं डूब के मर जाता हूं। प्रतीक भाई, आपके डूब के मरने से और मेरे डूब के मरने से अगर समस्या का समाधान होता हो तो हम दोनों लोग डूब के मरने के लिए तैयार हैं अभी तुरंत। हमें राजनीति नहीं करनी है, मैं साफ बता देता हूं आपसे। लेकिन जो आप बात आज आप उसमें देख रहे हैं ना, अमेठी वाले लड़के की, मैं रोज ये बात दिन में 2 बार सुन रहा हूं प्रतीक भाई, रोज 2 बार, मिनिमम एवरेज है 2 बार का, कि मैं बेड का अरेंजमेंट करता हूं, कहते भैया अम्मा के लिए बेड अरेंज करने की जरूरत नहीं है, गोलोक चली गई। मैं किसी बच्चे के लिए बेड अरेंज करता हूं, रेमडेसिविर अरेंज करता हूं, कनौजिया है लड़का, वो कहता भैया अब जरूरत नहीं रही, अब जो है हमका जरूरत नहीं, हम तो सीएमओ ऑफिस से पर्ची कट्टा करके बाहर निकल रहे थे, तब तक भैया मर गया। वो मैं आपको क्या बता दूं, हम मतलब किस उसमें जी रहे हैं। मैं जवाब दीजिएगा बहुत ईमानदारी से। आप बहुत संवेदनशील नेता है, बहुत संवेदनशील है। एक ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, हमें क्या सचेत नहीं होना चाहिए था? हमें सचेत नहीं होना चाहिए था? अमेठी की दशा, आपके रिप्रेजेंटेटिव कितने सालों से, कितने वर्षों से अमेठी में रहे हैं, और अमेठी की दशा आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। हम सब कातिल हैं, मर्डरर हैं। मैं बहुत माफी के साथ कह रहा हूं, आज ये शब्द मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। हम मर्डरर हैं। हम अमेठी में एक स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो छोड़िए, एक अस्पताल तक बेहतर ना दे पाए। मैं आपसे जिम्मेवारी से कह रहा हूं प्रतीक भाई, बात मैं किसी को ना बचा रहा हूं ना कुछ। अगर जितनी भी, जब आपने बात ये अमेठी की करी दी, तो सच सुन लीजिए, सच बताता हूं, दिल पे हाथ रख के बताता हूं, और गलत हो तो मेरी गर्दन काट दीजिएगा। जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी और सीएचसी कांग्रेस ने बनवा दी, अगर उसमें इन्होंने डॉक्टर और कोविड बेड और क्या नाम ऑक्सीजन ही देती होती ना अमेठी में ही, तो वो बेचारा लखनऊ आने की आवश्यकता नहीं थी, है अमेठी में।
लेकिन अमेठी में इन लोगों ने कोविड अस्पताल ही नहीं वो किया, इन्होंने ऑक्सीजन ही नहीं दी, इन्होंने दवाई ही नहीं दी। दवा को हम 5 साल पहले थोड़ी छोड़ के आएंगे, दवा तो एक्सपायर हो जाती है, ऑक्सीजन तो एक्सपायर हो जाती है। ऑक्सीजन का, दवा का अगर अमेठी में अस्पताल ना हो तो कांग्रेस जिम्मेवार, लेकिन अगर अस्पताल हो और वहां ऑक्सीजन ना हो, दवा ना हो, बेड ना हो, आईसीयू का वेंटिलेटर ना हो, तो ये वर्तमान सरकार को फांसी दीजिए। मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, चेक करा लीजिए अपने कैमरों से, और अगर मैं गलत साबित हूं तो मेरी गर्दन उड़ा दीजिएगा। और ये उत्तर प्रदेश की अमेठी का ही हाल नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश का 75 जिलों का हाल है कि अगर आज भी ये लोग प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्रों को आधों को कोविड में कन्वर्ट कर दें, आधी समस्या खत्म हो जाएगी। सड़क पर लाशें जल रही हैं प्रतीक भाई, सड़क पर। ऑक्सीजन में आज स्वास्थ्य मंत्रालय से इतना बेशर्मी भरा एएनआई का ट्वीट आता है कि साहब ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ गई है। अरे कहां है ऑक्सीजन, किसके पास है ऑक्सीजन, आप मुझे बता दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कह रहा है कि अगले हफ्ते बता दे, सरकार बता दे। सांसों को हम सरकार से गिन करके लेंगे, रोके ना। कॉलर है सुरेश जी, कॉलर है कोई? सुरेश जी, डॉक्टर सोनिया लाल मैं आ रहा हूं आपके पास। एक कोई कॉलर है, मैं नाम जी जी बोलिए जी। एकता शर्मा जी बोल रही। हाँ, मैं एकता शर्मा दिल्ली से बोल रही हूँ। आज एक हफ्ते से मेरी माँ LNJP में एडमिट है, लेकिन वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं है। पहली बात तो किसी तरह सुबह आपने फोन किया था एकता शर्मा जी, आप ही ने सुबह फोन किया था? मैंने फोन किया था कि जब मैं हर तरफ से हार गई थी तो मुझे लगा शायद मीडिया के प्रेशर से कोई हेल्प मुझे कहीं से भी कुछ, कोई भी अगर कोई चमत्कार हो सके, कोई हेल्प मिल सके, बस मैं जो दरवाजा मुझे दिखाई दे रहा था मैं वो खटखटाती जा रही थी। सुबह मेरी ऐसी कंडीशन। वो अल्फाज बोलिए जो आपने बोले थे, वो अल्फाज बोलिए जो मुझे आपने बोले थे, और जब मैंने फोन उठाया था वो अल्फाज मुझे बताइए। वो अल्फाज ये थे कि अगर आप देखना चाहते हैं कि व्यवस्था को सुनना चाहिए, एक कोविड पेशेंट की मौत कैसे होती है, आप लोगों ने सिर्फ सुना है, देखा नहीं। आप लोगों को बताया गया कि कोविड पेशेंट मर रहा है या मर गया, आप लोगों ने देखा नहीं है। अगर देखना है ना तो LNJP के बाहर आके देखिए, आज लाइव था वो कैसे मरता है एक पेशेंट। प्रशासन काम कर रहा है, मानती हूं। इस फोन कॉल से मेरी नींद उठी थी, और मैं उठते ही इस फोन को मैंने उठाया था। मैं नहीं जानता कौन, मैं इस बात को नहीं कहूंगी कि प्रशासन बोलिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज बोल रही हैं आप, बोलिए। कर रहा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं कर रहा है जहां करना चाहिए। डॉक्टर्स डरे हुए हैं, हम कहाँ जाएंगे? स्टाफ डरा हुआ है कि हम इस वार्ड में नहीं जाएंगे। वो 24 घंटे में 36 घंटे में एक राउंड मारते हैं। बाकी क्यों नहीं किसी अटेंडेंट को, ठीक है आप डर रहे हैं ना, हम नहीं डरेंगे। आप हमें PPE किट पहना के अंदर भेजो ना, कि फैमिली में से एक पेशेंट जाएगा जो कम से कम 2 टाइम अपने पेशेंट को खाना खिला के आएगा। वहाँ खाना नहीं, कोई खाना दे के निकल जाते हैं। पेशेंट इस हालत में नहीं, उसमें इतनी जान नहीं है कि वो खाना खोल के खा सके, वो एक डिब्बा या बॉटल खोल सके। वो पानी के लिए मर रहा है, पानी मांग रहा है, कोई पानी देने वाला नहीं है वार्ड के अंदर। मत जाओ आप, हमें भेजो, फैमिली में से किसी एक को अंदर जाने दो। लोग तरफ के। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि रात को 1 बजे 23 साल की लड़की मर गई। क्यों मर गई? क्योंकि वो चीखती रही, लेकिन कोई देखने नहीं आया। वो डर गए कि कहीं हमें ना हो जाए। वो सिर्फ एक बार आते हैं, और वो भी किसी वार्ड बॉय को, किसी स्लीपर बॉय को, उनको भेजते हैं। डॉक्टर जी, मैं जानता हूँ इस चीज को, मुझे कोरोना हुआ है जी, मुझे कोरोना हुआ है, और मैं कोरोना के हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूं, और मुझे उसकी सच्चाई मालूम है। आपने इसमें से एक वाक्य भी, एक सेंटेंस भी झूठ नहीं बोला है। मैं जानता हूं, भुक्तभोगी हूं, और कोरोना के हॉस्पिटल में एडमिट रहा। मैं आ रहा हूं सुरेश जी। डॉक्टर सोनिया लाल, स्थितियां आपके सब मालूम है, वाकिफ हैं, डॉक्टर्स पे प्रेशर है। आज गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कल की वो कुछ पैरामेडिकल स्टाफ और जो स्टूडेंट्स हैं MBBS के, उनको वो इंट्रोड्यूस करेंगे, और कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है। मैं तो चाहूंगा कि उनको लाने से पहले उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए, सो दैट कि ये जो कुछ डर है, ये कुछ डर थोड़ा सा कम हो, क्योंकि डॉक्टर्स को भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, और मुझे पूरी सहानुभूति है। लेकिन हमने एक प्रोफेशनल ओथ जरूर ले रखी है, और वो प्रोटोकॉल क्या कहता है, ये इसको भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर सोनिया लाल, इस पे आपके वर्ड्स चाहूंगा मैं, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, आई थिंक सबसे जरूरी बात ये है, इनको पहले तो बहुत ज्यादा सैड सिचुएशन हुई है अभी इस कंट्री की। इतने ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं,
कि डिमांड एंड सप्लाई ही नहीं मैच हो रहा है। मैं किसी को जस्टिफाई नहीं करूँगी, लेकिन एक्चुअली हेल्थ केयर वर्कर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वॉल्यूम पेशेंट्स का इतना ज़्यादा है, स्टाफ उतना नहीं है, स्टाफ भी बीमार हो रहा है। हम बोलेंगे कि लोग दिन-रात लगे हुए हैं, ऐसी बात है नहीं कि लोग नहीं, बट येस, वो अटेंशन जो शायद हर पेशेंट को मिलनी चाहिए, शायद उतनी अभी नहीं हर इंसान को मिल पा रही है, क्योंकि वॉल्यूम इतना ज़्यादा है और हर इंसान को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बट आई एग्री, अगर हमें पैरामेडिकल स्टाफ, स्टूडेंट्स, हमारा खुद का नर्सिंग कॉलेज है, हमारे बच्चे रोटेशन अभी कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उनको हमने वैक्सीनेट भी करा है, तो आई एग्री वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। हेल्थ केयर स्टाफ को हमें ट्रेन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को थोड़ा-सा कोर्सेज़ ऐसे बनाने पड़ेंगे जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं, जिससे कि हम एटलीस्ट बेसिक ट्रेनिंग दे पाएँ, बेसिक केयर देने के लिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। बट अभी आई थिंक बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि डिमांड और सप्लाई की। डिमांड है बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, उतने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है ही नहीं है, और उनमें से भी लोग अनफॉर्चुनेटली बीमार हो रहे हैं। सो इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। आई विश इसका कोई सॉल्यूशन होता है राइट अवे, पर अभी इस स्टेज पे आई थिंक कहना बहुत मुश्किल है कि क्या आगे जाके है। अभी सबसे ज़रूरी है कि जैसे भी करके सबकी कोशिश हम सारे करें कि जितनी जानें बच सकती हैं बच पाएँ। बस यही हम कह सकते हैं कि बेसिक फैसिलिटीज़ एटलीस्ट हम सबको प्रोवाइड कर पाएँ। आई नो बहुत दिक्कतें, मैं जानता हूँ बहुत दिक्कतें हैं। मैं कुछ सवाल जरूर है कुछ जो मैं रखना चाहूँगा आपके सामने और लाना चाहूँगा कि कुछ जुड़े हुई दवाइयों से और कुछ ऑक्सीजन को लेकर और कुछ तमाम सारे जो क्वेश्चंस हैं जरूर आपसे रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद रुचिका मैं आपके पास आता हूँ, बने रहिए हमारे साथ और सवालों के साथ निश्चित तौर से अपने सवाल लेकर हमारे सामने आइए। पहुँचते हैं, सवालों को लेकर कोशिश करते हैं, देखते रहिए म्यूजिक। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे। समाज में सबकी ज़रूरत है इस वक्त, और जैसे भी आगे आए, जिस तरह से भी सहयोग हो, बहुत ज़रूरत हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा दोष नेताओं का है, सारा दोष सरकारों का है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त में वो लोग भी हैं जिन्होंने एक रेमडेसिविर इंजेक्शन 60,000 रुपये का बेचा है। लोगों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने पड़ोसियों के भी उठा लिए। मैं ये जानता हूँ, ऐसे में ही चरित्र का और देश का समझ में आता है कि हम आप सब लोग कैसे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण वाला है। सारा दोष नेताओं का या पार्टियों का नहीं, हम कितने नैतिक हैं, इसका भी एक प्रश्न सामने खड़ा हुआ है। रुचिका हमारे साथ मौजूद हैं, समाज सेवी हैं, प्लाज्मा पे काम कर रही हैं और बहुत कुछ हॉस्पिटल के बीच में तमाम सारे कॉल्स को लेकर भी बात करती रहती है। मैं आज जानना चाहता हूं किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और किस तरह की कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल से ज़रूरत पड़ रही है और किस तरह की लोग आपसे उम्मीद रख रहे हैं इस वक्त, सो दैट कि लोग जानें और समझें और आगे आएँ। रुचिका। तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी कि आपने इतना अच्छा टॉपिक उठाया है और उसमें हर वर्ग से लोगों को बुला रहे हैं, आप फ़ोन कॉल्स अटेंड कर रहे हैं। हाँ, मैं हुई थी थोड़ी युवासी हुई थी जो पहली कॉलर थे उनकी बात सुनकर, एंड यकीन मानिए हम लोग इस तरीके की कॉल्स दिन में करीब 10 से 15 बार रोज सुन रहे हैं। हम कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जो हम लोगों के पास लोग कांटेक्ट करते हैं कि बेड चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए या प्लाज्मा चाहिए या कोई दवाई चाहिए, लेकिन हम लोग इससे पहले कि उनके लिए अरेंज कर पाएं, क्योंकि रिसोर्सेज इतने कम रह गए हैं, इससे पहले कि अरेंज कर पाएं हम लोगों को उनकी बुरी सूचना मिल जाती है कि शायद पेशेंट जाते जाते पेशेंट के साथ अनहोनी हो गई है या परिवार के साथ कुछ अनहोनी हो गई है या फिर उनके पास फैसिलिटीज पहुंच नहीं पाई हैं। जितनी फैसिलिटीज मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं कोई ए पॉलिटिकल हूँ, मुझे किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है। जिस शहर में मैं रहती हूँ, अगर मुझे उस शहर में अपने लिए या अपने पेशेंट्स के लिए या उन कॉलर्स के लिए जो मुझे फोन करते हैं या जो मुझे मैसेज करते हैं रिक्वायरमेंट के लिए, अगर उनके लिए मेरे पास फैसिलिटीज ना हो तो मैं किसके पास जाऊँ? मैं अपनी सरकार की बात करूंगी, मैं राज्य सरकार की बात करूंगी, मैं किसी और से बात नहीं करूंगी। जितना भी बीजेपी, कांग्रेस, आप आपस में जितना झगड़ना है, पॉलिटिक्स जितनी करनी है वो करते रहें, प्लीज कर लीजिएगा जितनी करनी है, लेकिन प्लीज ये कोविड महामारी का टाइम निकलने दीजिए। पेशेंट मर रहे हैं। एक कॉलर है आशीष करनाल से। आशीष जी, आशीष हैं करनाल से, देखते क्या बोलता है जी। आशीष जी बोलिए, परिचय दीजिए अपना। जी प्रतीक जी, गुड इवनिंग। मैं आशीष ऑलिवर बात कर रहा हूँ करनाल से, एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ मैं। सर, मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं प्लाज्मा के लिए। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जो पेशेंट को सेव कर सकती हैं, प्लाज्मा और ऑक्सीजन। तो लेकिन कहीं ना कहीं
क्या है कि लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं, जिनको प्लाज्मा जो दे भी सकते हैं वो भी सामने नहीं आते हैं कई बार हेल्प के लिए। तो अभी मेरे पास एक शाम को ही मैसेज आया, अर्जेंटली किसी को प्लाज्मा चाहिए। पेशेंट का नाम राम किशोर श्रीवास्तव है, एज उनकी 45 है, लखनऊ में, और सहारा हॉस्पिटल लखनऊ में। राम किशोर श्रीवास्तव, सहारा हॉस्पिटल में राम किशोर श्रीवास्तव। जी हाँ, राम किशोर श्रीवास्तव उनका नाम है। सहारा हॉस्पिटल, हाँ वो जी 45 साल उम्र है। हम ये सुरेंद्र राजपूत समझ गए कौन सा हॉस्पिटल है, बिल्कुल समझ गए। आप करनाल में बैठे हैं और बात आप लखनऊ की कर रहे हैं। जी मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आप स्वतंत्र पत्रकार हैं। मैं बहुत साधु। कोई कांटेक्ट नंबर है? कोई कांटेक्ट नंबर है? उनको अर्जेंटली, प्रतीक जी, उनको अर्जेंटली 3 यूनिट प्लाज्मा चाहिए और उनका विदाउट ऑक्सीजन जो है वो 60 है SpO2। ओह माय गॉड। तो क्या नाम बताया आपने? रामकिशोर श्रीवास्तव। जी, अपील करना चाहूंगा IBN 7 जी। मैं न्यूज 18 की तरफ मैं इस बात को, सुरेंद्र राजपूत जी, रामकिशोर श्रीवास्तव सहारा में है, सहारा हॉस्पिटल जो है लखनऊ में, वो एडमिट है। मोबाइल नंबर कुछ है उसका? उनका मोबाइल नंबर है साहब कोई? जी, उनका मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर? परिवार में किसी का नंबर संपर्क है उनका 9451940064। एक बार धीरे 94 9451 9400 जी 64। हाँ 64 9451940064। जी शुक्रिया जी, शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी। इसको देखिए, लेकिन मैं डॉक्टर सोनिया से जानना चाहता हूं क्योंकि प्लाज्मा को लेकर बहुत ज्यादा बात है। ठीक होने वाले को तादाद भी बहुत है, लेकिन अगर वो सब लोग नहीं आगे आ रहे हैं तो ये दिक्कत डॉक्टर्स के साथ भी है और बहुत सारे लोग जो इससे ठीक हो सकते हैं, इसको लेकर तमाम सारी भ्रांतियां हैं कि अभी मैं ठीक हुआ, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है कोरोना के बाद, तो ब्लड दे देंगे तो उससे और वीकनेस आ जाएगी। ये तमाम तरह की भ्रांतियां, इनको कैसे किस तरह से दूर किया जाए। जिस तरह से खासतौर से टीकाकरण को लेकर थी, वैसे ही प्लाज्मा को लेकर भी है, और अगर इसको दुरुस्त कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। डॉक्टर लाल। हाँ जी बिल्कुल प्रतीक, अभी इस समय प्लाज्मा एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट निकल के आ रहा है और हमें फर्क भी लग रहा है पेशेंट्स में। ऑल द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैं, कुछ डेटा सपोर्ट करता है, कुछ नहीं, बट एक अच्छा ऑप्शन है जो हम दे सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जिन लोगों को कोविड इन्फेक्शन हो चुकी है, 4 हफ्ते लगते हैं इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज बनने, बट जैसे ही एंटीबॉडीज बनती है आप डोनेट कर सकते हैं। और वो रियलाइजेशन कि एक जान बच सकती है, बहुत बड़ी बात होती है। मेरे हस्बैंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया था। उनको लास्ट ईयर कोविड हुआ था तो उन्होंने डोनेट किया था अपना प्लाज्मा, और एक बढ़िया इतना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन में सारे आपके दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि जिसको कोविड हुआ है, आपको 4 वीक्स हो गए हैं, आप वैसे हेल्दी हैं, वैसे आप मतलब और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज आगे बढ़ के प्लाज्मा डोनेट करिए। आप मानेंगे नहीं, आप एक जिंदगी बचा सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा काम होगा। तो प्लीज मतलब एक आपको जी बहुत बड़ा काम है। एनएन झा साहब, जी एनएन झा साहब हैं जो फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। एनएन झा साहब जी अपनी बात कहिए। एनएन झा साहब। हाँ जी प्रतीक जी, आज लगभग 7-8 दिनों से आप, हाँ जी आज आप मेरी बात सुने। आज पिछले 7-8 दिनों से ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है दिल्ली में, सारे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। सारी एजेंसियां इस देश की लगी हुई हैं। अपना टीवी बंद करिए साहब, झा साहब अपना टीवी बंद करिए पहले। झा साहब टीवी बंद करिए पहले अपना, फिर बात बोलिए। टीवी बंद करिए पहले जी, जल्दी बंद करिए फिर बोलिए। हाँ जी बोल रहा हूँ, प्लीज टीवी बंद करिए फिर बोलिए। हाँ जी आवाज मिल रही है ना? हाँ मिल रही है आवाज, बोलिए सर प्लीज। हाँ सर बोलिए, प्लीज बोलिए, जल्दी बोलिए। देश की सारी एजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई में लगी हुई है कि दिल्ली को और देश में ऑक्सीजन मिल जाए पेशेंट को जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन आज अभी तक ऑक्सीजन की सप्लाई स्ट्रीमलाइन नहीं हो सका। इसके लिए क्या हो रहा है, अब क्या किया जाए? ऑक्सीजन सप्लाई विदेश से आ गया, कंटेनर आ गया, कंसंट्रेटर आ गया, प्लांट लग रहे हैं। आखिर ये सप्लाई मेंटेन कब होगा, जब ये देश पूरा लाश बन जाएगा?
ये कोरोना ये नहीं है कि सवाल है फलाने आपका, को सर। होगा और उसको नहीं होगा, ये किसी को कभी भी हो सकता है। अच्छा सवाल है जी, बहुत अच्छा आखिर सवाल है जहाँ लास्ट- साहब। ये हमको तो इससे लास्ट मतलब जब इंश्योर ये करिए देश कि अगर लाखों का कर्नाटक देश में हो 24 जाएगा, आदमी जी तभी जी मैं समझ गया था, अगर ऑक्सीजन कर्नाटक में सप्लाई 24 आदमी, कर्नाटक में बड़े बड़े 24 हॉस्पिटल के डॉक्टर शख्सियत 24 आदमी स्क्रीन पे आपके टीवी जी, स्क्रीन जहाँ पे साहब रो मैंने रहे समझा हैं कि जी सप्लाई नहीं मिल रहा है। जी जी मैंने जहाँ साहब सुना आपकी बात। मैं सीधे अग्रवाल साहब से ही जवाब जानना चाहता हूँ। सर, आपने विदेशों से आ गया, कंटेनर आ गए, हमने शिप्स देखे, हमने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स देखे। आप प्लीज इंश्योर करके मुझे कोर्ट में, हाई कोर्ट की बात हो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो, लेकिन अस्पतालों में तो सप्लाई नहीं हो रही है सर। हर आदमी परेशान है, सिलेंडर के लिए भाग रहा है। तो उसका कोई स्ट्रीमलाइन करिए सर, कोई नंबर है स्ट्रीमलाइन करिए कि ये नंबर है। वो नंबर एक था जो मैं पिछले प्रोग्राम कर रहा था, कहता थक गया, उसने उठाया ही नहीं किसी ने। वो दिल्ली का नंबर 41400400 कह के फोन कर करके डॉक्टर बैठे हुए थे अपने हॉस्पिटल के, मेरे पैनल में डॉक्टर मलिक, और उनके हॉस्पिटल में 55 मिनट की ऑक्सीजन बची। वो प्रोग्राम छोड़ के चले गए। मैंने कहा जाइए सर, लेकिन वो इंश्योर नहीं हो पाई, ऑक्सीजन इंश्योर नहीं हुई। तो सवाल ये है कि हम एक मरीज हैं, हमें हमारे पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए। आप चाहे रशिया से ला रहे हो, चाहे आप सिंगापुर से ला रहे हो सर, तो मुझे इंश्योर करिए ना सर। हम तो टैक्स पेयर हैं, हमने भी टैक्स दिया, हमने भी कंट्रीब्यूट किया, मेरा भी तो एक हक बनता है सर। महामारी है मुझे मालूम है, लेकिन आप इस देश में इतने सालों से मौजूद हैं, आपका सिस्टम मौजूद रहा है। आपने क्या इंश्योरिटी करी है हमारी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, जो हमें राइट मिला है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमें उसको इंश्योर करने के लिए आपने क्या किया सर? ये जानने का हक है मुझे। अग्रवाल साहब। प्रतीक जी, मैं आपको 2-3 बातें बता दूं कि जब ये महामारी नहीं थी तब हमारी ऑक्सीजन की डिमांड 750 मैट्रिक टन के करीब थी पर डे के हिसाब से। पीछे अभी एस्टिमेट आया था जिसमें जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने जब कहा था कि ऑक्सीजन की सप्लाई की आवश्यकता जो है 6800 मैट्रिक टन पर डे है, और हमारे पास टोटल प्रोडक्शन देश का 7500 मैट्रिक टन है। इंडस्ट्रियल यूज उसमें से 15% मेडिकल ऑक्सीजन के लिए यूज होता था, बाकी सब इंडस्ट्रियल के लिए था। तो हमने उसको इंडस्ट्रियल यूज को बंद किया, रोका, और उसका सारा मेडिकल यूज के लिए उसको एलोकेट किया। अब आप इसमें देखें, ये जिम्मेदारी ओवरऑल ऑक्सीजन की एलोकेशन की केंद्र सरकार की है। हम उसमें और डिमांड बढ़ती जा रही है, रोज जितना ऑक्सीजन सप्लाई होता है उससे डिमांड बढ़ती जाती है। धीरे धीरे दिल्ली ने पहले 490 मांगा, फिर 700 मांगा, फिर 1000 मैट्रिक टन मांगने लग गए। तो प्रदेश सरकार सोच रहे हैं या हॉस्पिटल सोच रहे हैं, मैं उनकी गलती बात नहीं कर रहा, लेकिन वो सडनली कहते हैं कि मैंने इतनी डिमांड कह दी और केंद्र से मुझे नहीं आ गया। लेकिन केंद्र को भी काम है कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है और सप्लायर तक का जो सप्लाई चेन है उसमें बहुत बड़ा रोल प्रदेश सरकारों का है, और फिर अपने प्रदेश में आ जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रदेश सरकारों का है। हमारी जिम्मेदारी है टोटल क्वांटिटी को इंश्योर करना और प्रदेश सरकारों को उनके डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करना, एलोकेट करना, और उसके बाद उस स्टेट के साथ। रुचिका कुछ कहना चाह रही है सर? रुचिका कुछ जी, ऑफ कोर्स स्टेट की बात आपने कही है। रुचिका कुछ कहना चाह रही है जी। रुचिका, मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर राज्य सरकारों की जिम्मेवारी होती है और कोई भी राज्य सरकार अगर अपनी वो जिम्मेवारी पूरी नहीं कर पा रहा है, तो क्या आप इस बहस में कि राज्य सरकार का काम है, आप लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे? आप लोगों को उस टाइम आगे बढ़ के करना चाहिए ना। आप लोग ये बात से पीछे क्यों हट जाते हैं कि नहीं हमारा काम यहाँ तक खत्म हो गया, अब इसके बाद आगे राज्य सरकार करे? भाई आप लोगों के लिए वो आंकड़े होंगे, आप ये समझिए आपके लिए वो आंकड़े होंगे। रोज अगर किसी देश में, किसी प्रदेश में या किसी शहर में या किसी हॉस्पिटल में इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए, ये आपके लिए आंकड़े होंगे। हम जैसे लोगों के लिए या उस परिवार के लिए वो एक इंसान होता है जो सारी जिंदगी उनके लिए उनको जिसके साथ रहे होते हैं, पाला पोसा होता है, बड़ा किया होता है। कितने लोग ऐसे हैं जितना मैं खुद, मैं आपको अभी 4 दिन पुरानी एक बात बता रही हूँ। मेरे पास कुछ लोगों के कुछ फोन आ रहे थे पेशेंट्स के लिए, रात के करीब 2 बज रहे थे और उन लोगों को अर्जेंटली बेड चाहिए था। मैं कुछ घंटों से बेड की ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एक हॉस्पिटल में मुझे ये पता चला कि 3 बेड खाली हुए हैं। बाई चांस वो पेशेंट उसी हॉस्पिटल में थे। मेरे पास 4 पेशेंट ऐसे थे मेरी जान पहचान के जो उस हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए थे। 3 लोगों को वहां पर बेड मिल गए। एक और मैंने वहां पर रिक्वेस्ट की फोन पे, मुझे आप सोच नहीं सकते हैं मुझे क्या जवाब मिला। मुझे ये कहा गया मैडम बेड खाली
खाली नहीं है। ये 3 लोगों की अभी 12 बजे डेथ हुई है, इसलिए 3 बेड खाली हुए हैं। हमने वो 3 बेड इन लोगों को दे दिए जो नेक्स्ट इन लाइन थे। अब आप ये सोचिए कि मेरी ये सच्चाई है रुचिका, ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है, ये मैं जानता हूँ, ये सच है। गोपाल कृष्ण जी, गोपाल कृष्ण जी, गोपाल कृष्ण जी, बिल्कुल निश्चित तौर से डॉक्टर्स ये रोज झेल रहे हैं, अंदर डॉक्टर झेल रहे हैं, और ये बेहतर बात डॉक्टर लाल यहाँ मौजूद है, वो खुद बताएंगे। मैं बिल्कुल ऑफकोर्स आपको, मैं आप ही को सुनना चाहता हूँ और आप सुरेंद्र राजपूत से ही, मैं दोनों से ही बात का जवाब लेना चाहता हूं, दोनों से ही लेना चाहता हूं। मुझे एक थोड़ी सा इजाजत दीजिए, मैं थोड़ा सा ब्रेक लूं, उसके बाद मैं आपसे जरूर जवाब आप ही से लूंगा और सुरेंद्र राजपूत मैं आपसे भी लूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। रुचिका और डॉक्टर लाल मैं आपके पास हाजिर होता हूं, लेकिन बगैर कोई वक्त गवाए सीधे अग्रवाल जी कुछ बात कर रहे थे, कंप्लीट करिए, तो उसके बाद मैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। गोपाल जी कंप्लीट कर लीजिए बात अपनी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अपनी जिम्मेदारी से, रुचिका जी ने कहा कि प्रदेश सरकार अगर नहीं पहुंचा पाती तो केंद्र सरकार भी कोशिश करे, हम पूरी तरह कोशिश करते हैं। आर्मी को भी हमने, प्रदेश सरकारों को भी कहा था कि अगर नहीं होता तो आप, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन का बनाना होगा और उस चीजों को पूरा कर रहे हैं। लोगों तक पहुंचाने के लिए क्रायोजेनिक कंटेनर्स की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये बात हो रहा है कि एक्सप्लोड हो रही है डिमांड, तो कई प्रदेश सरकारों को भी उसमें दिक्कत हो रही है, केंद्र सरकार को भी। जितनी आवश्यकता आपूर्ति करते हैं उससे ज्यादा और डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन एक पॉजिटिव संकेत यह है कि नंबर ऑफ केसेस अब थोड़े से रिड्यूस होने शुरू हुए, और मुझे लगता है कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और वो सारी चीजें, वो जैसे जैसे स्ट्रीमलाइन होगा तो बेड्स की उतनी समस्याएं नहीं है, ऑक्सीजन की समस्याएं हैं, तो वो सरकार उसकी तरफ पूरी तरह से ध्यान दे रही है, पूरा कर देगी। और अब मेडिकल स्टाफ वाले भी पेशेंट ने बोला, वो भी उसके बारे में भी जो स्टूडेंट्स को और उसको ट्रेन करने की बातें कर रहे हैं। प्रतीक भाई, पहली चीज देखिए, हम अब राजनीति ना करके सिर्फ समाधान की बात करें। सबसे पहली बात यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, और चाहे हमारे किसी राज्य की हो, छोड़ दीजिए कांग्रेस भाजपा को, ये अगर ये डिनायल मोड पे, केंद्र सरकार सबसे ज्यादा डिनायल मोड पे आधा सच बोल करके हेडलाइन बना रही है। जैसे आज उन्होंने कह दिया साहब वैक्सीनेशन का ऑर्डर हमने दे दिया। आपके शो में मैंने राजनीति नहीं करी है, अगर ये करनी है तो फिर मैं इस तरह की बात का कोई फायदा नहीं। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं वैक्सीन का ऑर्डर इन्होंने 28 अप्रैल को दिया। आपके पास 28 अप्रैल को वैक्सीन का ऑर्डर दिया। सुरेंद्र राजपूत आज अग्रवाल जी महाराष्ट्र की बात करें ना, बोलिए सुरेंद्र जी बोलिए। शब्द की मैंने महाराष्ट्र का भी नाम लिया। इतने वैक्सीन में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट की, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बेकार हो जाएगा। मेरे पास बहुत सुन लीजिए अग्रवाल जी, ना सुरेंद्र जी अग्रवाल जी आप कोई दर्शक, कोई भी देखने वाला, टेलीविजन वाला ये सब नहीं देखना चाहता। मैं आपसे बताता हूं कि वैक्सीन का ऑर्डर इन्होंने 28 अप्रैल को दिया। नंबर 1, ऑक्सीजन इन्होंने जब 30 गुना केस बढ़ गए तब इन्होंने किया। वेंटिलेटर का इंतजाम किया नहीं। आप मुझे बताइए, अगर इस तरीके की बात होगी तो कमियां अगर सरकार की बताई जाएंगी, तो अगर वो कमियां हम कह रहे हैं तो वो राजनीति हो गई। कंपनी के लिए ये लॉबिंग कर रहे हैं, फॉरेन कंपनी के लिए, वैक्सीन के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए, बेशरम आदमी है, काम कर रहे हैं। स्पुतनिक को आप कर रहे हैं। नहीं प्लीज आप प्लीज जनता की अजीब किस्म की बेशर्मी है। प्लीज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रतीक भाई, आप इनको अब चुप नहीं करा सकते ना, मजबूरी है आपकी व्यावसायिक, मैं समझता हूँ। गोपाल जी आप बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। गोपाल जी आप बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, और आप प्रवक्ता के तौर पे भी आप बहुत सुदृढ़ आदमी है। गोपाल जी मैं, बड़ी इज्जत है आपकी, बड़ी इज्जत है, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरे भाई ताऊ जी के लोगों के परिवार, एक परिवार से 3 लोगों की डेथ हुई है कि आपका बैठे हुए आवाज नहीं बंद कर सकते। ये राजनीति लॉबिंग कर रहे हैं वैक्सीनेशन। करते रहिए, बोलिए, आप बोलते रहिए, बोलिए अग्रवाल जी। हाँ तो ये गंदी राजनीति कर रहे हो यहाँ बैठ के। गंदी राजनीति
राजनीति आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं और जनता देख रही है। 65 साल आपने सत्ता भोगी, 65 साल पूरे भ्रष्ट सिस्टम को चलाया, करा भ्रष्ट किया। प्रतीक भाई ये तू मैं कराइए आप खूब, मतलब ये आपके चैनल पे इनकी आवाज बंद नहीं हो क्या तू मैं रसूल राजपूत, क्या मैं तू मैं कराऊं? मैं तू मैं करा, मैंने पूरे शो में डॉक्टर सोनिया लाल मौजूद है, डॉक्टर सोनिया लाल, रुचिका मौजूद हैं, मैंने पूरे शो को बैलेंस रखा और नहीं होने दी ये बात। लास्ट में आके ये हुआ। आप अपनी बात रखिए, सुरेंद्र राजपूत अपनी बात रखिए, मैं आ रहा हूँ, रुचिका मैं आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको टाइम। सुरेंद्र राजपूत अपनी बात कहिए। मैं सिर्फ दो बातें कह रहा हूं कि अगर सरकार डिनायल मोड की जगह अपनी कमियों को स्वीकार ले तो सच्चाई ये है कि अरे चुप रहिए भाई, डिनायल मोड में ठीक है ना, सरकार डिनायल मोड झूठ बोल रहे हो। और अगर ये अपनी कमियों को स्वीकार ले तो कमियां दूर हो जाएं। पहली चीज वैक्सीन पर झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं साहब लॉबिंग कर 28 कंपनी के लिए 28 अप्रैल को 11 जनता के बीच में बताएं क्या लॉबिंग कर रहे हैं, 28 अप्रैल को किस कंपनी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं बताओ। आज तक कोई ग्लोबल टेंडर नहीं किया, इंटरनेशनल कंपनी से लॉबिंग कर रहे हैं आपके नेता, राज्य सरकार ने किसी ने ग्लोबल टेंडर किया। और इस अरे 2,500 की वैक्सीन के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, 2,500 पर वैक्सीन के लिए। सरकार के मुख्यमंत्री, आपकी सरकार के होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री तीनों कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है। लखनऊ में डीआरडीओ का हॉस्पिटल 3 दिन से तैयार खड़ा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं है उसमें। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी शर्म आनी चाहिए। चलिए सुरेंद्र जी, 3 दिन हो गए। सुरेंद्र जी मैंने बात की। रुचिका अग्रवाल प्लीज कंप्लीट। रुचिका अग्रवाल। सुरेंद्र जी आप इतना ज्यादा अगर बोल रहे हैं, किसी भी टाइम वैक्सीन के ऑर्डर दिए गए हो, कुछ भी दिए गए हो, क्या आपके जो राहुल गांधी जी हैं या प्रियंका गांधी जी हैं, किसी ने एक बार भी ये बात बोली है कि वैक्सीन सबको लगानी चाहिए? सारी की सारी सरकारों में हर कोई ये कहता लगातार घूम रहा है कि वैक्सीन लगाइए, लेकिन ऑपोजिशन ही है जो ये कहते घूम रही है कि बीजेपी की वैक्सीन है, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, लेडीज को प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोगों के कब एक बार भी प्रियंका जी ने और राहुल जी ने क्यों नहीं कहा? बिल्कुल नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। उन्होंने क्यों नहीं इस चीज की एडवोकेसी की कि वैक्सीन लगवानी चाहिए? आप इस बात के लिए बहस तो करने डॉक्टर सोनिया लाल, मैं दोनों को डॉक्टर सोनिया लाल मैं इसके बीच में यही बोलूंगी कि वैक्सीन लगानी जरूरी है। It's a very unfortunate situation, very unfortunate. डॉक्टर सोनिया लाल प्लीज कंप्लीट करिए, अपनी बात कहिए। देश इस समय कुछ और संकट में जूझ रहा है, कुछ और संकट में है देश। इस समय सबको साथ में, एक तो एवरीबॉडी हैज टू गेट टुगेदर, सबको साथ में आना है और एक साथ में चलना है, एक दूसरे की मदद करनी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि वैक्सीन इवेंचुअली सबको लगानी है, क्योंकि हमें इस पैंडेमिक से मुक्ति चाहिए और हमें इतना पता है कि जब वैक्सीन जी डॉक्टर सोनिया वक्त ऑफ कोर्स डॉक्टर सोनिया वक्त थोड़ा कंप्लीट हो गया। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे कल फिर से जुड़ूं इसी प्रोग्राम में, और मैं चाहूंगा कि आपकी पार्टी से कि आप कल मुझे मिलें। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं बातचीत के सिलसिले को जरूर रखूंगा और आप चाहता हूं आप जरूर रहें, मैं जरूर रहें। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात, बातचीत का सिलसिला रखेंगे जारी।